तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसका एक वेल प्लान नेटवर्क था। आज हम देखेंगे मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। मॉडर्न पीरियड एस्टेब्लिश्ड हुआ था अराउंड 322 BC। अब इसके बारे में और डीप जानने से पहले हम जानते हैं कि इसकी सोसाइटी में आखिर चल क्या रहा था। जब वैदिक पीरियड 600 BC के अराउंड एंड हुआ था तो सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म रोज अप हुए थे, जो श्रमाना ट्रेडिशन के पार्ट थे। श्रमाना ट्रेडिशन क्या होता है? एक ऐसा ट्रेडिशन जो वैदिक प्रिंसिपल्स को नकार देता है, वो बिलीव नहीं करता किसी वैदिक प्रिंसिपल्स में। तो इसका 6th सेंचुरी में अराउंड 501 से 600 BC में लोगों पे, गंगेटिक एरिया वाले जो लोग थे, वहाँ पर उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिला था। इसका रूलर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि वो भी ब्राह्मिकल सुप्रीमेसी से थक चुके थे। तो रूलर्स के सपोर्ट से और वहाँ के लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से इस आर्ट और आर्किटेक्चर पे स्टेट का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये आर्ट और आर्किटेक्चर फ्यूजन है इंडिजीनियस आर्ट का। इंडिजीनियस आर्ट मतलब हमारी इंडियन स्टाइल की आर्ट का, और एक्सटर्नल स्टाइल मतलब फॉरेन स्टाइल से, जैसे पर्शियन स्टाइल जो ईरान वाला एरिया है, और ग्रीक स्टाइल से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मॉडर्न आर्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। जिसे हम फोक आर्ट भी कहते हैं। अब ये डिवाइड क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग पेट्रोन्स के द्वारा, मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा और अलग अलग स्टाइल में बनाए गए हुए थे। अब जानते हैं इनके बीच में बेसिक डिफरेंस। पॉपुलर आर्ट वो आर्ट होती है जिसे लोगों के द्वारा कमीशन किया जाता था, या मतलब कह सकते हैं हम पैसे लगाए जाते थे रिच मर्चेंट के द्वारा, लोकल कम्युनिटीज़ या कोई क्राफ्टमैन के द्वारा पैसे लगाए जाते थे। अब ये पैसे क्यों लगाते थे? जिसलिए ये अपनी डेली लाइफ, अपने ट्रेडिशन को शो कर सकें और अपने बिलीव्स को ये शो कर सकें। जैसे हम कहें कि आज की लाइफ से कंपेयर करते हैं, जैसे हम अपने घर में रंगोली बनाते हैं। रंगोली जो हम कलर्स यूज़ करते हैं, पेंट ब्रश या पेंसिल्स जो भी यूज़ करते हैं, अब सरकार तो उसके पैसे देती नहीं है, वो हम खुद अपने पैसों से लेते हैं। ये एक पॉपुलर आर्ट का टाइप हो गया। या जैसे हम कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं इसे अपनी ही लाइफ की स्टोरी से बताऊं तो जब स्वच्छ भारत अभियान का टाइम चल रहा था, तब मैं और मेरी सोसाइटी के कुछ लोग, हम लोग पार्क में गए थे, जहां हमने वॉल पे पेंटिंग की थी। जो हमने ही कलर्स खरीदे थे, पेंट ब्रश खरीदे थे, वो हमने सरकार से नहीं लिए थे। तो ये एक टाइप का पॉपुलर आर्ट हो गया, जो ज़्यादातर टाउन्स में, विलेज एरिया में या एक लोकल एरिया में शो होते थे। पॉपुलर आर्ट जैसे केव्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए और पोट्री। अब जानते हैं कोर्ट आर्ट के बारे में। कोर्ट आर्ट वो होती है जिसका इनिशिएट या जिसे कमीशन किया था रॉयल लोगों ने, मॉडर्न रूलर्स के द्वारा, मतलब जिस पे पैसा लगाया गया था रॉयल लोगों के द्वारा। अब इन्होंने पैसा क्यों लगाया था? जिसलिए ये अपनी रॉयल पावर को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने रिलीजन को डॉक्यूमेंटेड कर सकें। जिसलिए हम ये चाहते थे कि जिसलिए लोग सदी सदी तक इनके डॉक्यूमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी पावर के बारे में जान सकें, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ज़्यादातर पाटलिपुत्र, जो उस टाइम की कैपिटल थी, प्रेजेंट डे पटना बिहार में, और या एक ऐसा एरिया जो पॉश एरिया होता था या कोई रॉयल एरिया होता था, वहाँ पाई जाती थी। आज की लाइफ से कंपेयर करें तो जैसे पार्लियामेंट वर्क या मेट्रो स्टेशन या कोई वॉर मेमोरियल होते हैं, अब सरकार उसके लिए हमसे पैसे लेती नहीं है। सरकार वो खुद उसमें अपने पैसे लगाती है, जिसलिए वो अपने देश की या इंडिया की पहचान बना सकें, रिप्रेजेंट कर सकें इंडिया को। इसलिए तो ये कुछ इसी टाइप का होता था कोर्ट आर्ट, जिसके अंदर इंक्लूड होते थे पैलेसेस, पिलर्स,
और स्तूपाज। अब जानते हैं कोर्ट आर्ट में पैलेसेस के बारे में। पैलेसेस मॉडर्न पीरियड के टाइम पे, मॉडर्न पीरियड एक ऐसा सबसे पावरफुल एम्पायर था, फर्स्ट पावरफुल एम्पायर जो इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था। वहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेसेस, अशोका के पैलेसेस बहुत ज़्यादा भव्य, बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करते थे। ये जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेसेस, ये आर्किमिडीन पैलेसेस जो ईरान में है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जिसका मेन बिल्डिंग प्रिंसिपल हुआ करता था वुड। ये ज़्यादातर पैलेस का ढांचा वुड से बना हुआ होता था। इवन मेगास्थनीज जो एक ग्रीक ट्रेवलर थे या फिलोसफर थे, उन्होंने अपनी बुक इंडिका में ये लिखा है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। मतलब उनका खुद का मानना ये था कि आज तक ऐसी भव्य और सौंदर्य इमारत कि इंसानों ने तक नहीं बना पाए हैं, ये सबसे सुंदर था। कुमराहा, बुलंदी बाग, ये कुछ ऐसे साइट्स थे जहाँ पर अशोका के पैलेसेस मिले हैं, जो कि प्रेजेंट डे पटना में है। कुमराहा में एक 80 पिलर्ड बिल्डिंग मिली है, जहाँ पर पता चला है कि पैलेसेस में हाई सेंट्रलाइज्ड पिलर का यूज हुआ करता था। अब 80 पिलर यूज हो रहे हैं किसी जगह, तो मतलब बिल्डिंग काफी बड़ी भी होती थी, तो जिससे पता चलता है कि ये 3 स्टोरीड बिल्डिंग हुआ करती थी और पैलेस हुआ करते थे जो कि काफी बड़े हुआ करते थे। इनकी वॉल्स भी हाईली पॉलिश्ड हुआ करती थी। तो ये था पैलेसेस के बारे में। अब जानते हैं पिलर्स के बारे में। पिलर्स क्या होते हैं? अशोका के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस होल्ड करते थे पिलर्स, जिसमें ये इंस्क्रिप्शंस होती थी इनके बेस पे, जो प्राकृत लैंग्वेज में होती थी। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? इंस्क्रिप्शंस जब हम कोई भी चीज़ गाड़ गाड़ के या गोद गोद के लिखते हैं जिसलिए वो आगे तक प्रिजर्व रहे। जैसे हमने देखा भी होगा कि पेड़ों पे बहुत ज़्यादा गोद गोद के गाड़ गाड़ के लिखा हुआ होता है किसी नुकीली चीज़ से, जिसलिए वो लंबे टाइम तक स्टोर्ड रहें। ये पिलर्स एक स्टेट के सिंबल हुआ करते थे, स्टेट की पहचान हुआ करते थे, जिससे पता चलता था कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर ये अशोका की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए बुद्धा के सरमन्स को। सरमन क्या होता है? सरमन वो होता है जब कोई स्पीच डिलीवर की जाती है ऑन रिलीजियस टॉपिक या किसी मॉरल टॉपिक के ऊपर। अब हम समझते हैं पिलर्स के फॉर्मेशन के बारे में। पिलर की हाइट एवरेज 40 फीट हुआ करती थी, इससे बड़े भी मिले हैं पिलर्स, बट एवरेज एक हाइट हम लेंगे तो 40 फीट की होती थी, जो चुनार एक रेड स्टोन पत्थर से या एक सैंडस्टोन पत्थर। सैंडस्टोन पत्थर वो होता है जब सैंड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एक साथ, और उन्हें हम हिंदी में बलुआ पत्थर भी कहते हैं। इसमें एक शाफ्ट हुआ करता था। शाफ्ट मोनोलिथिक जो होता था, ये एक मोनोलिथिक शाफ्ट हुआ करता था। मोनोलिथिक मतलब एक ऐसा बेस या एक शाफ्ट जो सिर्फ एक ही टाइप के पत्थर से बना हुआ है, जिसके ऊपर कैपिटल फॉर्मेशन हुआ करती थी। इस पे एक इन्वर्टेड लोटस की फॉर्मेशन या इन्वर्टेड बेल की फॉर्मेशन हुआ करती थी, कुछ इस टाइप से। ये इन्वर्टेड लोटस या बेल हुआ करती थी, जिसके ऊपर एक अबेकस हुआ करता था, ज्यादातर स्क्वायर या रेक्टेंगल या किसी सर्कुलर शेप में हुआ करता था, जिसे स्लैब भी कहते हैं। और इसके ऊपर एक एनिमल फिगरी हुआ करती थी। कुछ इस टाइप से हुआ करता था पिलर का फॉर्मेशन, जो ये वाला एरिया को, कंप्लीट एरिया को कैपिटल कहते थे, जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है नेशनल एम्बलम, जो कि लिया गया है अशोका के सारनाथ पिलर से, जो वाराणसी यूपी में है। अशोका के सारनाथ पिलर से लिया है, वो एक
वेल पॉलिश्ड और जिस पे एक ऊपर एनिमल फिगरी है और एक एबेकस की फॉर्मेशन है। मतलब सिर्फ इतना पार्ट हमारा नेशनल एम्बलम में लिया गया है, जो कि एक्सकावेट हुआ था अराउंड 1904 से लेके 1905 में बाय F.O. ओर्टल के द्वारा, और ये अडॉप्ट किया गया था बाय आवर इंडिया ऑन 26 जन 1950। जन 1950 में। अब कुछ इसके बारे में और फैक्ट्स जान लेते हैं। अबेकस वाला जो एरिया है उसमें कुछ एनिमल्स की फिगर बनी हुई है, तो क्या ये एनिमल्स सिर्फ ऐसे ही हैं या इनके पीछे कोई मोटिव है या ये सिर्फ एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है? तो अब इन एनिमल्स के बारे में जानते हैं। अबेकस में एनिमल शो करते हैं 4 डायरेक्शंस को। ईस्ट साइड शो करता है एलिफेंट, वेस्ट साइड शो करता है हॉर्स को, और नॉर्थ साइड शो करता है लायन, साउथ साइड प्रेजेंट करता है बुल को। अब यही एनिमल क्यों लिए? इसके अलावा और भी तो ले सकते थे, डियर ले सकते थे या और कुछ भी ले सकते थे। इनके पीछे भी एक स्टोरी है। अब जैसे हम सबको पता है, कलिंग वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, तो उन्होंने बुद्धा की ही स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए इन एनिमल्स का यूज किया था। एलिफेंट जो ईस्ट डायरेक्शन में है वो ये शो करता था मदर माया, जो बुद्धा की मदर थी, उनके ड्रीम को, कि उनके ड्रीम में एक वाइट एलिफेंट उनके वॉम्ब में एंटर हुआ था। बुल शो करता है बुद्धा के बर्थ को, हॉर्स शो करता है एक घोड़े को जिसपे बुद्धा बैठ के उन्होंने अपने घर को छोड़ा था। लॉयन शो करता है जब उन्हें एनलाइटमेंट, परिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, मतलब उन्हें कंप्लीट नॉलेज की प्राप्ति हो गई थी। अब इसे एक ट्रिक की तरह या जिसलिए हम इजीली याद कर सकें उस वे में समझते हैं। जैसे एलिफेंट एक साइन होता है गुड लक का या गुड चार्म का। तो गुड लक क्या हुआ कि उनके वॉम्ब में एंटर हुए बुद्धा। बुल जैसे टॉरस का साइन है, जैसे हमारी राशि होती है, ज़ोडिक साइन होता है, ये टॉरस उनका बुल, उनकी ज़ोडिक साइन हुआ करता था। हॉर्स, अब उन्हें घर से बाहर जाने के लिए किसी ना किसी वाहन की जरूरत है, तो इसलिए हॉर्स। और लॉयन क्या होता है? बहुत पावरफुल होता है, तो मतलब उन्हें प्रॉपर नॉलेज की प्राप्ति हो गई थी। हम नॉलेज से जैसे पावरफुल हो जाते हैं, तो ऐसे ही उन्हें प्रॉपर नॉलेज की प्राप्ति हो गई थी। कुछ इस तरीके से आप इन सबको रिलेट कर सकते हैं। इसके नेशनल एम्बलम के नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है, जो मुंडका उपनिषद से लिया गया है, एक वैदिक टेक्स्ट है जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते हमारा नेशनल ओन भी है, जिसलिए हम शपथ कह लो या जिस पे नेशन हमारा टिका रहता है। ये इसके ऊपर एक क्राउन है, व्हील ऑफ लॉ, कुछ इस तरीके से, जिसे हम धर्म चक्र भी कहते हैं। अब ये तो हो गया अबेकस के बारे में। अब जानते हैं इसके ऊपर एनिमल फिगर के बारे में। इसके ऊपर 4 लॉयन हैं जो अलग अलग 4 डायरेक्शन को फेस करते हैं, जो शो करते हैं बुद्धा स्प्रेडिंग लॉ इन ऑल 4 डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारे पिलर्स के बारे में। अब जानते हैं स्तूपास के बारे में। स्तूपास होते हैं ब्यूरल मॉन्ड, जिसमें जो वैसे तो वैदिक पीरियड से चलते आ रहे थे, पर अशोका के टाइम पे ये क्लाइमेक्स पे पहुंचे थे। अशोका ने 84,000 स्तूप्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था। उन्होंने काफ़ी सारे स्तूप्स का निर्माण करवाया था। अब जब बुद्धा की डेथ हुई तो ऐसे 9 स्तूप थे जो उनके याद में या अपना फेथ शो करने के लिए बने थे, जैसे कुशीनगर में, कपिलावस्तु में, वैशाली में, पावा में और ऐसी और भी बाकी जगहों पे। अब जान लेते हैं इसका स्तूप्स का फॉर्मेशन के बारे में। स्तूप एक पहाड़ जैसी फॉर्म में होता है। ये डोम होता है जिसका कोर तो बना हुआ होता है अनबर्न्ड ब्रिक से, और आउटर सरफेस बनी हुई होती है बर्न्ट ब्रिक से, जिसके ऊपर एक प्लास्टर की लेयर होती है। नीचे मेधी होती है जिसपे
वुडन स्कल्पचर से डेकोरेटेड होती है, और बीच में रिलिक या बुद्धा से रिलेटेड कोई भी चीज, और आउटर साइड पे तोरण जो वुडन स्कल्पचर से डेकोरेटेड हुआ करते थे, और एक गेटवे और ये रेलिंग हुआ करती थी इसके बाहर की तरफ। ये तोरण हुआ करता था, और ऊपर हरमाइका जो एक पवेलियन हुआ करता था, एक स्क्वायर पवेलियन, जो रेलिंग भी कह सकते हैं इसे, और इसके ऊपर एक अम्ब्रेला शेप के छत की फॉर्मेशन होती थी। कुछ इस टाइप से हुआ करता था स्तूप का कंस्ट्रक्शन। इसमें एक इस वाले एरिया को हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जो एक ओपन पैसेज था जिसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते थे लोग। जैसे आज भी हम शिव जी के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं या अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो ये था हमारा स्तूप का फॉर्मेशन। इसमें बीच में एक बुद्धा से रिलेटेड ऑब्जेक्ट या रेलिक रखी होती थी। इसी के बिहाफ पे स्तूप्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रेलिक, जिसमें बुद्धा की फिजिकल फॉर्म या बुद्धा की अस्थियां या उनकी बॉडी से रिलेटेड कोई पार्ट हुआ करता था। ऑब्जेक्टिव, जिसमें बुद्धा या बुद्धा के मेन जो शिष्य हुआ करते थे उनसे रिलेटेड कोई चीज हुआ करती थी, जैसे जिससे वो बैगिंग करते थे, बैगिंग बाउल, या उनके फुटप्रिंट्स हो गए, मैट जिस पे वो सोते थे, ये ऑब्जेक्टिव स्तूपास होते थे। और मेमोरियल, जिसमें जैसे बुद्धा की यात्रा से रिलेटेड कोई मेमोरी होती थी। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने, तो वहां से रिलेटेड कोई चीज खरीद के लिए आते हैं जिसलिए वो हमारी मेमोरी में रिकॉर्डेड रहे। तो ऐसे ही बुद्धा की यात्रा से रिलेटेड चीजें या जहां जहां वो गए थे, जैसे बौद्ध गया में जहां उन्हें एनलाइटमेंट मिला था, वहां पर एक स्तूपा फॉर्मेशन है। सारनाथ में जहां उन्होंने फर्स्ट समन किया था, वहां पर स्तूप का कंस्ट्रक्शन है। और वोटिव, जिसमें लोगों ने छोटे स्तूप्स का कंस्ट्रक्शन किया था बुद्धा की तरफ अपना फेथ शो करने के लिए। जैसे आज भी हम मंदिरों में किसी मूर्ति की स्थापना करवा देते हैं या छोटे छोटे मंदिर बनवा देते हैं अपने फेथ को, अपने वर्शिप को शो करने के लिए। तो ये था कोर्ट आर्ट के बारे में। गिविंग इट टू अ क्लोजर, आज इसमें बहुत से फैक्ट्स कवर किए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पिलर का फॉर्मेशन और स्तूप का फॉर्मेशन, जो रिटन एग्जाम में एज अ गुड प्रेजेंटेशन हो सकते हैं कि अगर आप ये पिक्चर्स अपने एग्जाम्स में आंसर्स के साथ बनाएं, या बहुत से अबाउट नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया है, क्या मीनिंग है एनिमल्स का, और भी बहुत से क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में ड्राइव हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने कोर्ट आर्ट कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे पॉपुलर आर्ट के बारे में।